नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब पे। आज हम एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो आपको जल्दी कहीं पे भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, किसी किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इसको पढ़ के आपको प्राचीन भारतीय समाज उसको समझने में, उसकी जो राजशाही है उसको समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ये विषय है राजनीति विज्ञान के प्राचीन और मध्यकालीन स्रोत। सोर्सेस क्या क्या हैं हमारे राजनीति विज्ञान कि अगर हम बात करें तो क्या क्या सोर्सेज हमको मिलते हैं प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीति विज्ञान का जो नामकरण हुआ प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में वो किस तरह से होता है। प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान को राजधर्म बोला जाता था, राजशास्त्र बोला जाता था, दंड नीति बोला जाता था, आगे चल के नीति शास्त्र बोला गया और अर्थशास्त्र बोला गया। ये जो इसके विभिन्न नाम हैं इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देता हूँ आपको। राज्य का जो सामान्य रूप था वो राजशाही था, मोनार्की थी, और इसलिए सरकारी जो प्रशासन होता था, जो राजनीति होती थी, उसको राजधर्म यानी कि राजा का कर्तव्य बोला जाता था, या हम कह सकते हैं राज्यशास्त्र कहना स्वाभाविक था। दंड नीति का जो शब्द है वो भी एक तरह से आत्मव्याख्यात्मक है। आधुनिक समय के विचारकों की तरह जो मनु जैसे कुछ लेखक थे, उन्होंने माना कि राज्य के अस्तित्व के लिए बल जो है वो एक आवश्यक क्रिया है और यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता तो जंगल का कानून बन जाता। जो विकल्प होता वो जंगल का कानून होता, मत्स्य न्याय होता। मत्स्य न्याय क्या होता है, जैसे एक बड़ी मछली होती है वो हमेशा छोटी मछली को खा जाया करती, यानी कि जो भी बलवान होता समाज में वो जो दुर्बल होते उनको दबा कुचला के रखता। तो इसलिए बल का प्रयोग जो राज्य की तरफ से बहुत ज़्यादा अधिक उपयोगी माना, लेकिन इसका जो उपयोग है वो संतुलित बोला है। मनु जैसे जितने विद्वान हुए उन्होंने बोला इसका संतुलित उपयोग होना चाहिए। यदि ये बल का उपयोग बहुत अत्यधिक ज़्यादा होगा तो फिर जो जनता है वो दुखी हो जाएगी, और यदि इसका उपयोग बहुत कम होगा तो जो राजा है वो दुखी हो जाएगा। तो इस तरह से मनु ने इसके बल को बहुत औचित्य माना है, इसके उपयोग को। लेकिन जो कौटिल्य हैं, जब हम कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य जैसे कुछ विद्वान हैं वो दंड को संकीर्ण अर्थों में नहीं समझते। वे बताते हैं कि सज़ा और सज़ा की धमकी इसको केवल उसके निषेधात्मक पहलू से नहीं देखना चाहिए। ये समाज में कानून व्यवस्था स्थापित करता है और दंड जो है वही सक्षम बनाता है व्यक्ति और राज्य को नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए। तो दंड नीति इस प्रकार से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की समग्रता से संबंधित है और इसीलिए मनु ने इसको बोला है कि यह दंड ही है जो वास्तविक राजा है और वास्तविक रक्षक भी है। इसलिए राजा के कार्यों और कर्तव्यों और राजा के नियमों को स्वाभाविक रूप से दंड नीति कहा जाता है। तो इस तरह से दंड नीति को परिभाषित किया गया है, किस तरह से राजनीति विज्ञान को दंड नीति बोला गया और क्यों बोला गया। तो ये छोटा सा इसका एक व्याख्या था। अब हम आते हैं नीति शास्त्र पे, और जो कि हमारा आज का एक अपना अध्याय भी है। नीति शास्त्र में नीति जो है ये बना है मूल शब्द नी से। ये मूल शब्द जो नी है इसका अर्थ है नेतृत्व करना, इसलिए नीति का अर्थ हो जाता है उचित मार्गदर्शन या दिशा देना। ये माना गया है कि यह नैतिकता का आचरण करने से संभव होगा, इसलिए नीति शास्त्र शब्द जो है इसका अर्थ नैतिकता का विज्ञान था। इस शब्द का प्रयोग राज्य की आंतरिक और विदेश नीति को आकार देने और मार्गदर्शन के लिए होता रहा होगा। इसलिए नीति शब्द जो है ये 5वीं शताब्दी के बाद जाकर बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है, और यह शब्द इतना लोकप्रिय हुआ कि कमंडक और शुक्र विद्वान हुए हैं। आगे चल के हम इनका जिक्र भी करेंगे, इनकी पुस्तकें हैं राजनीति विज्ञान के ऊपर, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से इसकी चर्चा करेंगे और इसकी व्याख्या भी करेंगे। तो कमंडक और जो शुक्र हुए हैं आगे चल के, उन्होंने अपने कार्यों को नीति पर पुस्तकों के रूप में बुलाना पसंद किया, दंड और अर्थशास्त्र पर उन्होंने अपनी पुस्तकों को बुलाना पसंद नहीं किया। शुक्र बताते हैं कि कैसे नीति शास्त्र सभी दिशाओं में समाज की स्थिरता और प्रगति के लिए अनिवार्य है। अब ये कुछ किताबें मैंने लिखी हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लक्ष्मीधर की नीति कल्पतरु है, 1150 ईस्वी में लिखी गई है। कई बार प्रश्न जो बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि पुस्तक आपको दे दी जाएगी और पूछी जाएगी इसका विषय वस्तु क्या है। इतिहास में नेट में जो प्रश्न आते हैं पुस्तकों के विषय वस्तु पूछते हैं, और कई बार पुस्तकों को बोलेंगे आप कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित करें जिस समय वो रची गई हैं उसके कालक्रम के अनुसार। तो मैंने इसमें इसीलिए समय भी डाल दिया है। 1150 ईस्वी में लक्ष्मीधर ने लिखी है नीति कल्पतरु। कई बार इनके जो ऑथर हैं, जो इनके लेखक हैं, उनका भी नाम पूछा जाता है। तो इसमें चारों तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, आगे चल के और भी पुस्तकों में मैं नाम डालूंगा। तो लक्ष्मीधर जो हैं उन्होंने लिखी है नीति कल्पतरु। चंदेश्वर ने 1350 ईस्वी में लिखी है नीति रत्नाकर। नीलकंठ ने 1625 में लिखी है नीति मायुखा, और मित्र मिश्रा ने 1650 में लिखी है नीति प्रकाश। अब मेरा यहाँ पे जो इसको डालने का जो
उद्देश्य है वो ये है आपको बताना कि जितनी भी बुक्स हैं इसमें देखिए आप सबके नाम नीति हैं, नीति से शुरू हुए हैं। नीति, नीति प्रकाश, नीति रत्नाकर। इससे हमको ये पता चलता है कि जो नीति शब्द था वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाता है और इन्होंने अपनी किताबों के नाम दंडकल्प या फिर अर्थकल्प तरु इस तरह से नहीं लिखे। इन्होंने अर्थशास्त्र को बुनियाद बनाकर नीति रत्नाकर की जगह अर्थ रत्नाकर नहीं लिखा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो नीति थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और नीति का मैंने आपको ऑलरेडी व्याख्या कर दिया है कि किस तरह से नीति शास्त्र इसको बोलना उचित हुआ। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र पे। तो अर्थशास्त्र में जो अर्थ है इसका, इस अर्थ शब्द का सामान्य मतलब है धन। इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान होना चाहिए, ना कि राज्य या फिर सरकार का विज्ञान होना चाहिए। सिंपल अगर टर्म्स में मैं बात करूं, लेकिन यहीं पे कौटिल्य का तर्क आता है। कौटिल्य कहते हैं कि अर्थ शब्द उस क्षेत्र को भी निरूपित कर सकता है जहां लोग एक साथ रहते हैं, और इसलिए कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो क्षेत्र के अधिग्रहण, संरक्षण या फिर उसके शासन से संबंधित है। तो इसीलिए जो शुक्र हैं वो अपने नीति सार में कहते हैं कि अर्थशास्त्र राज्य के निर्देशों के साथ साथ धन को अर्जित करने के कार्यों को भी दर्शाता है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र के शुरुआती अध्यायों का अवलोकन करें तो हमें पता चलता है कि कौटिल्य ने मूल रूप से जो अपनी पुस्तक लिखी उसको दंड नीति बनाया था, लेकिन किंतु बाद में उनको अपना कुछ मन उनका बदला होगा और उन्होंने इसे अर्थशास्त्र का नाम दिया। अर्थशास्त्र जो शब्द है उसकी व्याख्या और औचित्य दोनों ही इनके जो पुस्तक है, ये जो कृति है अर्थशास्त्र, उसके अंतिम अध्याय में ही मिलती है हमको। और एक पल्लव शासक हुए हैं जिनका नाम है नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप लोगों ने इतिहास में अगर पल्लव वंश पढ़ा होगा तो इनका नाम ज़रूर पढ़ा होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय। इनको राजमल्ल भी बोला जाता है। राजमल्ल जिन्होंने शोर महाबलीपुरम में शोर मंदिर का इन्होंने बनवाया था, और इसके ऊपर मैंने अपनी लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। जिस समय मैंने मंदिर के स्थापत्य के बारे में लेक्चर लिए थे वहाँ पे मैंने इन सब के बारे में बताया था। तो ये जो पल्लव शासक हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके दरबार में एक लेखक हुए हैं, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है दंडिन। ये दंडिन जो है 7वीं और 8वीं सदी के संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं, और ये जो हैं ये कौटिल्य का जो ये कार्य है अर्थशास्त्र उसको दंड नीति के रूप में जानते थे, ना कि अर्थशास्त्र के रूप में जानते थे। और अगर हम बात करें दंडिन की तो इनके और भी बहुत सारे कार्य हैं। दंडिन के खुद के बहुत सारे कार्य हैं, हालांकि वो राजनीति विज्ञान से नहीं जुड़े हैं, लेकिन क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक इनका बहुत ही अच्छा कार्य है काव्यदर्श। इसके अलावा काव्यदर्श के अलावा इनका एक कार्य है जिसका नाम है अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी। और अवंती सुंदरी के अलावा तीसरा इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसका नाम है दश कुमार चरित। दश कुमार चरित। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं दंडिन के। हालांकि हमारे आज की विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको लिखा दिया, इसको लिख सकते हैं। तो अगर मैं निष्कर्ष निकालूं इन 4 जो मैंने आपको नाम बताया, राजधर्म है, राज्यशास्त्र है, नीतिसार, दंड नीति या फिर अर्थशास्त्र, क्या कहना चाहिए, तो इसका अगर पूरे का समीक्षा की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य है उसके विज्ञान के विकास में बहुत सारे जटिल चरण हुए और इसे राजधर्म के रूप में माना जाता था शुरुआती दौर पे। फिर कुछ समय बाद इसे दंड नीति अधिक लोकप्रिय शब्द बना और अर्थशास्त्र को इसके विकल्प के रूप में सुझाया गया होगा। समय के साथ राजनीति शास्त्र शब्द जिसे नीति शास्त्र में संक्षिप्त किया गया था सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। अब हम देख लेते हैं भारतीय समाज में नीति शास्त्र का क्या इतिहास रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत हम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान पर व्यवस्थित साहित्य का इतिहास जो है ये 500 ईसा पूर्व से पहले नहीं जाता, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक बात भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो अर्धधर्म निरपेक्ष और अर्धधार्मिक विषय जैसे व्याकरण है या खगोल विज्ञान है, ये भी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही स्वतंत्र ग्रंथों के रूप में विकसित होने शुरू हुए थे। तो वैदिक काल के ग्रंथों की अगर हम बात करें तो उसमें राजनीति विज्ञान पर रचित कोई व्यवस्थित ग्रंथ तो नहीं मिलता हमको, लेकिन वैदिक साहित्य में कुछ बिखरे हुए अंश हैं जो इस विषय पर कुछ प्रकाश डालते हैं।
अगर हम बात करें ऋग्वेद की तो उसमें तो इतने नहीं हैं, लेकिन अथर्ववेद में ऐसे अंश बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। हालांकि ये ज़्यादातर राजशाही संस्था जो जिसको हम बोलते हैं किंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मोनार्कियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वो संदर्भित करते हैं। यजुर्वेद की जो संहिताएं हैं और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें अक्सर राज्याभिषेक समारोह के विषय के विवरण होते हैं, या फिर राज्याभिषेक के समय जो पशु बलि हो रही है उसके विवरण मिलते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से एक लेक्चर भी लिया था जब मैंने बात की थी ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता और संस्कृति, और उत्तर वैदिक कालीन जब हमने जीवन की बात की थी, उसमें धार्मिक जीवन की बात की थी, तो उसमें इन सब की हमने चर्चा की थी अथर्ववेद में, यजुर्वेद में क्या क्या मिलता है। और ये हमें राजा की प्रतिष्ठा और उसकी स्थिति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और अगर हम बात करें तो समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय, तो भारत में जनपदों का उदय होता है, महाजनपदों का उदय होता है। और 7वीं सदी ईसा पूर्व में भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों और राजाओं के सलाहकारों से भरा हुआ था जो कि ऋषि थे, और राजाओं के साथ प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा करने की उनसे अपेक्षा की जाती थी, क्योंकि वो विद्वान थे और सलाहकार थे। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो सोसाइटी है वो थोड़ी सी बढ़ रही है और उसमें बहुत ज़्यादा जटिलताएं जुड़ना शुरू हो गई हैं, तो प्रशासनिक तौर पे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ राजाओं को झेलनी पड़नी शुरू हो गई होंगी, तो उनको सलाहकार की ज़रूरत है। और सलाहकार जो है ये प्रशासनिक समस्याओं पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारे सामने जो है महाभारत, जो कि राजनीति विज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रकाश डालता है। और महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर कुछ सवाल करते हैं भीष्म से, जिसका जो भीष्म है वो अपनी राय ना देके उसके जवाब में अपनी राय नहीं देते, बल्कि वो प्राचीन काल के राजाओं और ऋषियों के बीच जो संवाद हुए थे उसका जिक्र करते हुए सुझाव देते हैं। और ऐसे ऐसे सुझाव देते हैं, इस समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो पहले भी घटित हुई होंगी राजाओं और ऋषियों के सामने, वो समस्याएं ही होंगी। उन्हीं समस्याओं को वो चर्चा करके उन्हीं का एग्जाम्पल देके युधिष्ठिर को बताते हैं। उदाहरण के तौर पे जब भीष्म जो है राजा की दिव्यता के ऊपर चर्चा करते हैं युधिष्ठिर से, तो वो एक मानधाता हैं और इंद्र हैं, उनके बीच के संवाद को कोट करते हैं। इसके अलावा जब वो दंड के ऊपर चर्चा करते हैं तो एक राजा हैं वसुहोम और मंधात जो ऋषि हैं उनके बीच संवाद की चर्चा करते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये जो समस्याएं थीं ये पहले आई थी जिनके ऊपर चर्चा हो रही है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जो संवाद हैं ये हवा में या केवल मौखिक परंपराओं में लटके नहीं रहे होंगे, उनमें से कुछ जो हैं वो राजनीति विज्ञान पर पुस्तकों के हिस्से भी बने होंगे। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीति विज्ञान पर काफ़ी संख्या में पुस्तकें रही होंगी, और राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा पश्चिमी सभ्यता में 2 सदी बाद मिलता है, जब अरस्तु अपनी किताब लेके आते हैं, अरिस्टोटल की बुक आती है, उसके बाद मिलता है। और इसीलिए इस क्षेत्र में अग्रणी लेखकों द्वारा प्रतिपादित किए गए कार्यों और सिद्धांतों के लिए हम महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऋणी हैं। राजनीति विज्ञान के छात्र के लिए महाभारत जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है, इसीलिए मैं महाभारत की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। यहाँ पे राजनीति विज्ञान उसमें किस तरह से दिया गया है। तो अगर हम बात करें महाभारत की, तो उसमें शांति पर्व में राजधर्म या राजा के कर्तव्यों के लिए समर्पित एक विस्तृत खंड है। ये हमें याद रखना है, शांति पर्व, क्योंकि महाभारत में जो प्रश्न बनते हैं इतिहास में वो इस तरह से ही बनते हैं, किस पर्व में क्या दिया हुआ है, इस तरह से प्रश्न आ जाते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नेट एनटीए नेट का हिस्ट्री में महाभारत से लेके, कि आपको जो गीता सार है वो महाभारत के किस पर्व में मिलती है, उसका भी उत्तर शांति पर्व ही है। शांति पर्व में ही हमको ये सब मिलता है, और शांति पर्व में राजधर्म और राजा के कर्तव्यों के लिए भी समर्पित एक विस्तृत खंड मिलता है हमको। राजा के कर्तव्यों को बहुत सारे अध्यायों में दिया गया है, और राजा के कर्तव्यों के साथ साथ जो है विभिन्न मंत्रियों के कर्तव्य दिए गए हैं बहुत सारे अध्याय में, और करीब आधा दर्जन अध्याय भरे हुए हैं कराधान यानी कि टैक्सेशन पॉलिसीज़ के ऊपर। किंतु आंतरिक प्रशासन की अगर हम बात करें तो उसका हमें संक्षेप में केवल एक अध्याय मिलता है, अध्याय 87 है, जिसमें केवल हमको आंतरिक प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा सभा पर्व का अध्याय 5 हमें आदर्श प्रशासन के विषय में जानकारी देता है। सभा पर्व के अध्याय 32 और वन पर्व के कुछ अध्याय में हमें आपातकालीन नीति पर दिलचस्प चर्चाएं मिलती हैं। महाभारत में कई संशोधन किए गए हैं, इसलिए इन अध्यायों का समय जो है वो निश्चित करना बहुत मुश्किल है। लेकिन विषयों का अगर हम अवलोकन करें तो हमको ये पता चलता है कि कम से कम मनुस्मृति के पहले के रहे होंगे, यानी कि 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लिखे गए होंगे।
अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना जो विषय है आज का, जो है अर्थशास्त्र, उसके ऊपर। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा समय लूँगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं और इसमें एक छोटी सी डिबेट है, एक नहीं एक्चुअली 2-3 डिबेट्स हैं जिसकी मैं ऊपर आज चर्चा करूँगा। बहुत गहनता से इसके ऊपर हम विश्लेषण करेंगे इसका। अर्थशास्त्र में बहुत सारी पुस्तकें हैं, करीब 15 पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र में, जिसमें से जो पहली पुस्तक है उसमें राजसत्ता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई है। इसके बाद पुस्तक दूसरी आती है जिसमें नागरिक प्रशासन की एक विस्तृत तस्वीर हमको मिलती है। अगली 2 पुस्तकें यानी कि पुस्तक नंबर 3 और पुस्तक नंबर 4, इसमें हमको दीवानी, फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों से संबंधित हमको चर्चाएं मिलती हैं। पुस्तक नंबर जो 5 है उसमें राजा के दरबारियों और अनुचरों के कर्तव्यों के संबंध मिलते हैं हमको। और पुस्तक नंबर जो 6 है उसमें राज्य की 7 प्रकृतियों के विषय में हमको वर्णन मिलता है। अब ये 7 प्रकृति क्या है ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ जब मैंने मौर्य प्रशासन पढ़ाया था, तो उसमें बताया था किस तरह से सप्तांग सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र में। 7 लिम्स बताए गए हैं, 7 ऑर्गन्स बताए गए हैं एक राज्य के। उसमें सबसे ऊपर है राजा, उस तरह से फिर करते करते सबसे आखिरी में जो है वो आपका आता है मित्र। तो इस तरह से बहुत सारे उसके अंग हैं, सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं इसको, और ये दिया गया है पुस्तक 6 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद पुस्तक 7 में हमको 6 प्रकार की विदेश नीति मिलती है जिसको षडांग नीति बोलते हैं, जिसमें संधि है और युद्ध करने की क्या क्या परिस्थिति होनी चाहिए, जिसमें राजा को युद्ध के लिए जाना चाहिए, या क्या ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए जब राजा को युद्ध ना करके संधि कर लेनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे इसमें 6 तरह की नीतियाँ दी हुई हैं। उसके बाद अंतिम जो 8 पुस्तकें हैं उसमें हमको विदेश नीति के साथ साथ राजा की मंडली से जुड़ी समस्याओं की विस्तृत चर्चा मिलती है। तो अर्थशास्त्र पे जो डिबेट है वो सबसे बड़ी तो ये है कि अर्थशास्त्र की तिथि निर्धारण को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद है। अब विवाद क्या है, इसमें जो इतिहासकार हैं वो बटे हुए हैं। एक तरफ गणपति शास्त्री, केपी जायसवाल, एन लॉ और फ्लीट जैसे इतिहासकार हैं जो कि ये मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसको चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य ने ही लिखा है। और दूसरी तरफ हैं DR भंडारकर, कीथ और विंटरनिट्स। ये जो समूह है इतिहासकारों का वो ये मानता है कि इसको मौर्य काल के बहुत बाद लिखा गया होगा, संभवतः इसको पहली सदी में कहीं लिखा गया होगा। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले जो निर्णायक साक्ष्य हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। अब ये जो इतिहासकार हैं इस तरफ हमारे DR भंडारकर साहब और कीथ और विंटरनिट्स, जिन्होंने माना है कि ये बहुत बाद में लिखा गया, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे तर्क भी दिए हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दिया, इन्होंने अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं। और इन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि यदि ये पुस्तक वास्तव में मौर्य प्रधानमंत्री कौटिल्य ने लिखी होती तो क्या हमको ये पढ़ के ऐसा अजीब सा नहीं लगता कि इसमें मौर्य साम्राज्य और इसकी प्रशासनिक मशीनरी के कुछ संदर्भ हैं ही नहीं। जैसे इन्होंने बोला है कुछ ऐसे संबंध जैसे शहर के अधिकारियों की समिति के विषय में ये अर्थशास्त्र में कुछ भी नहीं दिया है, और विदेशियों की देखभाल के लिए उन्हें सीमा तक ले जाने और मृतक होने पर उनके प्रभावों की देखभाल के लिए ऐसा कोई नियम इसमें नहीं बताया गया, जो कि हमको जो ग्रीक स्रोत हैं उससे बहुत अच्छी तरह से हमको उसकी जानकारी मिल जाती है। अब इसी के ऊपर जो इतिहासकार हैं जायसवाल साहब, इन्होंने हिंदू पॉलिटी लिखी है, बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी, और इन्होंने उस पुस्तक में अपनी लिखा है कि इस पर आपत्ति जताते हुए इन्होंने कहा है कि लेखक एक विस्तृत साम्राज्य से परिचित नहीं था। ये बात गलत है, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि चक्रवर्ती के अधिकार क्षेत्र का क्षेत्र जो है वो हिमालय से लेकर महासागर तक फैला हुआ है। निसंदेह अर्थशास्त्र केवल विभिन्न विभागों के अधीक्षकों की ही को ही संदर्भित करता है, मतलब केवल अधीक्षकों की ही सूची दी हुई है। तो हो सकता है, इनका ऐसा मानना है केपी जायसवाल जी का, कि हो सकता है जो समितियां हैं उनका उल्लेख इसलिए ना किया गया हो क्योंकि वो मुख्य रूप से गैर सरकारी थीं। अब कुछ तर्क ऐसे आते हैं कि कौटिल्य जो है ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे भी कि नहीं थे, इस पे के ऊपर भी विवाद है। और जो तर्क दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि मेगास्थनीज ने कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया। दूसरा तर्क ये दिया गया है कि पतंजलि ने भी कौटिल्य का उल्लेख नहीं किया, पतंजलि भी कौटिल्य के विषय में मौन है। तो अब जो इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि ऐतिहासिक व्यक्ति कौटिल्य थे, इसके विषय में, इसके समर्थन में ये बोलते हैं कि क्योंकि मेगास्थनीज का जो कार्य है, जो इनकी पुस्तक है मेगास्थनीज की इंडिका, ये हमको पूरी तरह से नहीं मिली है और हमको इसके कुछ अंश ही मिले हैं। तो उनका मानना ये है कि शायद हो सकता है कुछ ऐसे अंश जो खो गए जो हमको नहीं मिले, उसमें हो सकता है कौटिल्य के विषय में उल्लेख किया गया हो। दूसरा, पतंजलि के बारे में बहुत ही अच्छी बात बोली गई है और ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। यहाँ पे जायसवाल साहब तर्क देते हैं कि ये तो बात सही है कि पतंजलि ने मौर्य और
चंद्रगुप्त की सभा का उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि क्या पतंजलि के पास कौटिल्य का उल्लेख करने का अवसर था और फिर भी उसने नहीं किया, या उसके पास ऐसा कोई अवसर ही नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी कि पतंजलि को ज़रूरत पड़े कौटिल्य का उल्लेख करने की। दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया है कि पतंजलि जो है इसने अशोक और बिंबिसार इन दोनों का ही इसने उल्लेख नहीं किया, बिंदुसार, अशोक और बिंदुसार इन दोनों का ही पतंजलि ने उल्लेख नहीं किया। तो क्या ये मान लिया जाए कि अशोक और बिंदुसार भी ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे? ऐसा इन्होंने तर्क दिया, ऐसा लॉजिक दिया है और इस तरह से इन्होंने काट किया है कि कौटिल्य जो है वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे। भले ही जो मैगस्थनीज है उसका जो हमको कार्य मिला है वो आधा अधूरा मिला है, हो सकता है कहीं किसी अपने कार्य के किसी अंश में उसने उल्लेख किया हो, और पतंजलि को इस तरह से काट दिया उन्होंने कि पतंजलि ने तो अशोक और बिंदुसार का भी उल्लेख नहीं किया। अब आते हैं थोड़ा सा एक डिबेट है कि कौटिल्य जो है इन्होंने तो खैर अभी केवल नकारात्मक वे में इसको काटा है, केवल नकारात्मक इसको वो दिया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये दर्शाते हैं कि कौटिल्य जो था वो मौर्य समाज का हिस्सा था। जो अर्थशास्त्र में उसने समाज दर्शाया है वो मौर्यकालीन समाज से बहुत ज़्यादा मैच खाता है। जैसे कौटिल्य द्वारा दर्शाया गया समाज विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देता है, साथ ही यौवन के बाद विवाह और तलाक की भी अनुमति देता है। यही स्थिति जो थी उस समय मौर्यकालीन समाज की थी और मौर्यकालीन समाज के बाद ये स्थिति परिवर्तित हो जाती है। बौद्धों के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाया गया है कौटिल्य द्वारा, और व्यक्तियों को अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी किए बिना वैरागी बनने से प्रतिबंधित किया गया है। तो ये इंगित करता है कि ये काम तब लिखा गया होगा जब बौद्ध धर्म जो है वो अभी तक इतना मजबूत नहीं हुआ था कि लोगों को अपने परिवार को छोड़ने और आदेश में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सके। इसके अलावा अधिकारी के लिए, माफ़ कीजिए अधिकारी है, अधिकार लिख गया, अधिकारी के लिए एक शब्द प्रयोग किया है कौटिल्य ने, युक्ता, और यही शब्द हमको अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। लेकिन जो बाद की शताब्दियां हैं, अशोक के बाद की जो शताब्दियां हैं, उसमें ये शब्द जो है ये प्रचलन में नहीं रहा। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि जो कौटिल्य है ये अशोक के समय या उससे पहले अपने कार्यों को लिखते रहे होंगे। और क्योंकि ये 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं और हो सकता है ये कई बार कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाएँ और बहुत ही समझने वाली बात है, इसलिए आपको यहाँ से ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि डिबेट्स जो चली हैं वो किस तरह चली हैं। और कई बार आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एनटीए नेट का, वो डिबेट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिया है, अर्थशास्त्र की पुस्तक 11 को अगर हम अध्ययन करें तो उसके अध्याय 1 में, पहले अध्याय में हमको नाम मिलते हैं मद्र, कंबोज, लिच्छवी और मल्लों के, और इनको गणतंत्र के रूप में संदर्भित किया गया है। तो इनको गणतंत्र के रूप में संदर्भित करने से इस विचार को समर्थन मिलता है कि ये जो पुस्तक है ये प्रारंभिक मौर्य काल की है, जब इन गणतंत्रों को समृद्ध माना जाता था। क्योंकि 4वीं शताब्दी में बहुत कम लोग गणतंत्र के रूप में अपने अस्तित्व के बारे में जानते थे, और अर्थशास्त्र और मैगस्थनीज को भी अगर हम कंपेयर करें कहीं ना कहीं तो हमको और 2-3 पॉइंट्स मिल जाएंगे जो ये समर्थन करते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो मैगस्थनीज के समय ही या उसके आसपास लिखी गई होगी। जैसे मैगस्थनीज की तरह अर्थशास्त्र भी शिकार और धार्मिक समारोह के समय शाही जुलूस का उल्लेख करता है और इस अवसर पर सड़क की रखवाली की आवश्यकता पर बल भी देता है। ये इसकी जो अर्थशास्त्र की पहली बुक है उसी में हमको ये मिल जाएगा, और पहली बुक में इस तरह से दिया हुआ है, और यही सेम ऐसा विवरण जो है वो मैगस्थनीज भी देता है। और दोनों ही जो हैं वो राजा की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख करते हैं, राजा के पास महिला अंगरक्षक है उसका उल्लेख करते हैं दोनों। मैगस्थनीज की सिंचाई नहरों का उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में सेतुबंध पर टिप्पणी की याद दिलाता है। तो मैगस्थनीज ने जो उल्लेख किया था सिंचाई नहरों का, सेम ऐसा ही उल्लेख हमको अर्थशास्त्र में मिलता है सेतुबंध के ऊपर। इसमें कोई संदेह नहीं कि कौटिल्य और मैगस्थनीज के बीच कुछ गंभीर विसंगतियां हैं, लेकिन ज़्यादातर मामले में देखा जा सकता है कि जो यूनानी राजदूत मैगस्थनीज है उसका लेखा जोखा बहुत अविश्वसनीय है। जैसे मैगस्थनीज कहता है कि भारत में चोरी नहीं होती, शराब पीने पे रोक है, इस तरह से बहुत सारी ऐसी बातें करता है जो कि भारतीय समाज में उस समय नहीं थी। और ये इसके जो विवरण है थोड़े से गलत साबित होते हैं। जैसे ये बोलता है कि दास्ता, भारतीय समाज में दास्ता नहीं थी उस समय, बोलता है मैगस्थनीज। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक बार लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें मैंने भारतीय समाज में दास प्रथा का इतिहास पढ़ाया था। उसमें मैंने जिक्र किया था कि क्यों मैगस्थनीज को भारत में दास्ता नहीं दिखाई देती, जबकि ग्रीक में उस समय, यूनान में उस समय दास्ता थी।
भारत में भी दास्ता थी, लेकिन मेगास्थनीज को क्यों नहीं दिखती, इसके ऊपर मैं अलग से उस पर समझा चुका हूँ। और मेगास्थनीज का एक और कथन था कि जो भारतीय हैं वो लिखने की कला नहीं जानते। तो ये सारे के सारे इसके जो विवरण थे ये बहुत ज़्यादा गलत साबित हो चुके हैं, और लिखने की कला नहीं जानते ये तो सार्वभौमिक रूप से एकदम गलत सिद्ध हो चुका है। इसके अलावा उनका एक और कथन था कि घोड़े और हाथी जो हैं वो राजा की ही एकाधिकार है, और इसका खंडन आगे चल के स्ट्रैबो और एरियन कर चुके हैं। और वो स्ट्रैबो और एरियन जो हैं वो जानवरों के निजी स्वामित्व को पहचानने में कौटिल्य से ज़्यादा सहमत है बजाय मेगास्थनीज के। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो राजा है वही सारी भूमि का स्वामी था, जबकि आगे चल के पतंजलि हमको बोलते हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है उसके निजी स्वामित्व को मान्यता देने में वो कौटिल्य से सहमत हैं। हालांकि वो कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, लेकिन वो ये ज़रूर बोलते हैं कि निजी स्वामित्व को मान्यता ज़रूर थी। उस समय कृषि योग्य भूमि जो थी उसमें निजी स्वामित्व को मान्यता दी हुई थी, और कौटिल्य भी हमको यही विवरण देते हैं। तो इन सभी बातों पर विचार करने से ये स्वीकारा जा सकता है कि जो कौटिल्य हैं और मेगास्थनीज द्वारा दी गई प्रशासनिक और सामाजिक तस्वीर है उसके बीच एक पर्याप्त समझौता तो था, और यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि दोनों समय में एक दूसरे से ज़्यादा दूर भी नहीं थे। अब हम बात करते हैं, जो कौटिल्य है वो न केवल एक प्रसिद्ध विद्वान थे बल्कि राजनीति के स्कूल के संस्थापक भी माने गए हैं भारत में, और इसलिए उनका नाम बाद की शताब्दियों तक बहुत सम्मान का प्रतीक बना रहा है। इस सम्मान के प्रतीक का मैं उल्लेख करते हुए एक चीज़ लिखना चाहूँगा। यहाँ पे गंग वंश के 2 राजा थे, गंगा डायनेस्टी बोल सकते हैं, गंग वंश बोल सकते हैं आप। गंग वंश के 2 राजा हैं, एक हैं धुरविंता और दूसरे हैं मारसिम्हा। तो धुरविंता और मारसिम्हा जो थे ये बहुत कुशल प्रशासक थे, और दक्षिण भारतीय अभिलेखों में इनको वर्णित किया गया है विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के अवतारों के रूप में। तो आप समझ सकते हैं कि कौटिल्य कितना ज़्यादा उस समय, विष्णुगुप्त कितने ज़्यादा उस समय प्रसिद्ध हो चुके थे। अगर हम बात करें कुशल प्रशासन नीति के ऊपर या फिर राजनीति विज्ञान के ऊपर, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाम लिख देता हूँ मैं, धुरविंता और दूसरे हैं मारसिम्हा। ये गंगा डायनेस्टी के 2 ऐसे राजा थे जो कि बहुत ज़्यादा कुशल प्रशासक थे, और इनका दक्षिण भारतीय अभिलेखों में इनको निरूपित किया गया है, इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में इनको वर्णित किया गया है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा दक्षिण भारत में क्या स्थिति थी प्रारंभिक काल में राजनीति विज्ञान को लेके। तो प्रारंभिक काल में दक्षिण भारत ने राजनीति पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। हमें साहित्यिक कार्यों जैसे तिरुकुरल है और शिल्पादिकरम है, इन्हीं से इस विषय पर केवल सामयिक संदर्भ मिलते हैं। और गुप्त काल में अगर आते आते हम बात करें तो गुप्त काल में रचित है कमंडक की नीतिसार। ये और कुछ नहीं बल्कि कौटिल्य की कृतियों का एक छंदपूर्ण सारांश है। हालांकि इसमें कार्य प्रशासन प्रणाली का वर्णन हमको नहीं मिलता है। राजा और उसके दरबारी का वर्णन संपूर्ण कृति पर हावी दिखाई देता है, जो उस समय राजशाही के बढ़ते हुए महत्व को दर्शाता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा मोनार्की बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसके महत्व हो चुका था, राजा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाने लग गया था। तो ये जो पूरी कृति है कमंडक की नीतिसार, इसमें हमको ज़्यादातर जो वर्णन मिलता है वो राज्य दरबार और राजा के जितने भी तौर तरीके, उसके जितने भी साथ में उसकी जो इवेंट्स होने हैं उसके वर्णन की ज़्यादा मिलता है। और पूरा का पूरा जो इनका कार्य है कमंडक नीतिसार जो है, ये पूरी की पूरी राजशाही के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करती है। इसमें जो गणतंत्र पर कौटिल्य के अध्याय हैं उनको भी हटा दिया गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों हटा दिया गया है, इसका रीज़न सिंपली ये है कि अब जो गणतंत्र हैं वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, अब वो है नहीं। और इसीलिए इससे सिद्ध होता है क्योंकि कौटिल्य ने जब उनका उल्लेख किया था कंबोज और इन सब का, तो ये महाजनपद काल के बाद या मौर्य काल के शुरुआती दौर पे बहुत ज़्यादा समृद्ध गणतंत्र थे जो इस समय अब एग्जिस्ट नहीं करते जब तक गुप्त काल आ जाता है। एक प्रतिहार शासक हुए हैं महेंद्रपाल द्वितीय, जो कि महीपाल प्रथम का पुत्र था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल द्वितीय, इनके दरबार में एक जैन विद्वान हुए हैं जिनका नाम है सोमदेव सूरी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है राजनीति विज्ञान पे जिसका नाम है नीति वाक्यामृत। नीति वाक्यामृत जो है ये भी पहले के राजनीतिक विचारों पर सारांश है, लेकिन ये कुछ हद तक दिलचस्प है। और अब बात हो गई है इनकी अपना सोमदेव सूरी की, तो इनकी एक और कृति है जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम है यशस तिलक।
यशस तिलक एक और पुस्तक है इनकी, और ये एग्ज़ाम में पूछी आती है यशस तिलक। हालांकि नीति वाक्यामृत ज़्यादा आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति विज्ञान से जुड़ी हुई है। इसके बाद आते हैं हम शुक्र नीति पे, जिसकी तिथि जो है वो बहुत ज़्यादा अनिश्चित है। इस पर मैं डिबेट नहीं करूँगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डीप डिबेट है इसके ऊपर, और इतना एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता। हालांकि अर्थशास्त्र के ऊपर जो डिबेट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने उसको डिस्कस कर लिया है। तो इसकी जो तिथि है शुक्र नीति की, बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, अनिश्चित है। इसमें राजनीति के सिद्धांतों की चर्चा नहीं मिलती हमको, यानी कि इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं, प्रिंसिपल्स नहीं है हमको, लेकिन यह हमें प्रशासनिक तंत्र का अधिक विस्तृत जानकारी देती है। जो प्रशासनिक तंत्र थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, उसके ऊपर ज़्यादा जानकारी देती है, ज़्यादा फोकस करती है। हालांकि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है, किंगशिप के ऊपर या जो स्टेट पॉलिसी है उसके ऊपर। राजा और मंत्री के कार्यों के अलावा इसमें हमको विदेश नीति की समस्याओं और युद्ध के तरीकों का वर्णन मिलता है। न्यायिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए 4 अदालतों का उल्लेख हमको मिलता है इसमें। शुक्र द्वारा परिकल्पित राज्य जो है वो प्रजा कल्याण के लिए एक संगठन है। यह न केवल अपराध और अव्यवस्था को दबाने के लिए था, बल्कि जो जुआ है, मद्यपान है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी था। अब जो हम अर्थशास्त्र देखते हैं, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बोला है कि जो मद्यपान है या जो जुआ है वो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए और इससे राज्य को आय मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो शुक्र नीति आती है, ये मद्यपान और जुआ को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक निषेधात्मक तौर पे उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं। जबकि जो कौटिल्य हैं वो सकारात्मक उसको तरीके से उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं। अब औपचारिक अवसरों पर इसमें शाही दरबार में बैठने की व्यवस्था और सामंतों, अब क्योंकि सामंतवाद का उदय हो चुका है और हम ये बात कर रहे हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड की, तो सामंतों के विभिन्न स्तर और उनकी आय के बारे में सूक्ष्म और दिलचस्प विवरण हमको इसमें दिए हुए हैं। किसी भी अन्य कार्य के विपरीत शुक्र हमें विभिन्न मदों पर खर्च की जाने वाली राज्य की आय का प्रतिशत बताते हैं। मतलब किस आइटम के ऊपर कितना नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका परसेंटेज हमको शुक्र बताते हैं। और शुक्र नीति में ही हमको सैन्य प्रशासन की विस्तृत जानकारी मिलती है, जैसे सैनिक को कैसे भर्ती किया जाए, उसको कैसे प्रशिक्षित करें, कैसे उसका भुगतान किया जाए, या कैसे सेना के लिए हाथियों और घोड़ों का चयन किया जाना चाहिए, कैसे हथियारों का निर्माण या उसकी खरीद की जानी चाहिए, ये सब हमको मिलता है शुक्र नीति में। 1000 ईस्वी से भारतीय शिक्षा के अधिकांश शाखाओं में मौलिकता गायब हो गई, यानी कि जो ओरिजिनलिटी थी वो गायब हो गई, और राजनीति विज्ञान भी कोई अपवाद नहीं था। तो हमको जितने भी इसके बाद के जो कार्य मिलते हैं उसमें हमको ओरिजिनलिटी नहीं मिलती। और शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में कई संग्रह लिखे गए हैं। राजनीति ने भी इनमें से अधिकांश कार्यों का एक वर्ग बनाया, जैसे सोमेश्वर की अभिलाष चिंतामणि है, जिसमें प्रथम 4 अध्याय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोमेश्वर के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसकी मैं व्याख्या भी करूंगा और इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तृत चर्चा की जाएगी कि क्यों ओरिजिनलिटी नहीं है और ऐसा क्या हो गया था कि अभी ओरिजिनलिटी गायब हो गई। भोज के युक्तिकल्प तरु, जो कि 1025 ईस्वी में लिखी गई है। लक्ष्मीधर की राजनीति है। लक्ष्मीधर की राजनीति कल्प तरु, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। देवानंद भट्ट की राजनीति कांड, राजा कृष्णदेव राय के अमुक्त माल्यदा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तेलुगु में। और नीलकंठ, अब ये जो राजा कृष्णदेव राय हैं विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। और नीलकंठ की है नीति मायूखा। मित्र मिश्रा की राजनीति प्रकाश। ये सारे मध्यकालीन भारत में लिखे गए राजनीति विज्ञान के ऊपर पुस्तकें हैं, लेकिन इनमें कहीं पे भी मौलिकता नहीं मिलेगी आपको, गायब है। और इनमें से अधिकांश रचनाएं जो हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। तो पहला रीज़न तो यही हो गया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं लिखी गई हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई हैं। इस प्रकार जो राजनीति प्रकाश है उसमें राज्याभिषेक समारोह के वर्णन के लिए 100 से अधिक प्रश्न हैं। तो यहाँ से राजा की बढ़ती हुई जो प्रतिष्ठा है उसको बहुत ज़्यादा संदर्भित करने का प्रयत्न किया गया है। तो दूसरा रीज़न ये भी है, जिसका एग्जाम्पल है राजनीति प्रकाश, जिसमें राज्याभिषेक समारोह के लिए ही कम से कम 100 से ऊपर प्रश्न हैं। नीति मायूखा की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि राजा को विस्तृत निर्देश देता है, ये पुस्तक जो है ये राजा को विस्तृत निर्देश देती है कि कैसे उसे स्वयं को शुद्ध करना चाहिए, दाढ़ी बनानी चाहिए और स्नान करना चाहिए, बुरे सपने और शगुन होने पर उसे क्या करना चाहिए, और विभिन्न आपदाओं को टालने के लिए उसे कौन सी विभिन्न कल्पनाएँ करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मिथिकल होता जा रहा है और इतना प्रैक्टिकल नहीं रह गया, राजनीति के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हैं पुस्तकें। तो इसीलिए
बोला गया है कि जो बाद की जो पुस्तकें, जो मध्यकालीन पुस्तकें हैं, वो राजनीति विज्ञान के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और इन्होंने कहीं पे भी ओरिजिनलिटी नहीं करी। इनमें कहीं पे भी हमको मंत्रियों, किलों, खजाने, विदेश नीति, युद्ध आदि से संबंधित कार्यों में हमको बहुत ज़्यादा देखने को उसमें कुछ भी नया नहीं मिलता और हमें आम तौर पर इन और इस तरह के विषयों पर पहले के लेखकों के उद्धरणों का ही संग्रह मिलता है। उपयुक्त कार्यों में से हम राजनीति विज्ञान के एक विशिष्ट कार्य के रूप में मानसोल्लास या फिर अभिलाष चिंतामणि की विस्तार से समीक्षा कर सकते हैं। और जबकि इसकी रचना खुद राजा ने की है, जो चालुक्य राज्य सोमेश्वर हैं, ये चालुक्य वंश के राजा हैं सोमेश्वर, और इन्होंने इसकी रचना की है, फिर भी इसमें हमको बहुत ज़्यादा राजनीति विज्ञान के ऊपर नहीं मिलेगा। और मैं इसकी थोड़ी सी विस्तृत विवरण इसका दे देता हूँ आपको कि पुस्तक क्या है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है ज़्यादातर। तो इसके 100 अध्याय हैं। 100 अध्याय में से 60 जो हैं वो राजा की विलासिता, मनोरंजन और लीलाओं से संबंधित हैं, यानी कि जो उसके भोग विलासिता है, जो उसकी क्रीड़ाएँ हैं, जो उसके एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स हैं, उसके ऊपर ज़्यादा संबंधित हैं। और केवल पहले 40 जो हैं वो एक राज्य के अधिग्रहण और उसके स्थिरीकरण से संबंधित हैं, यानी कि जो राज्य का किस तरह से स्टेबलाइजेशन करना चाहिए उसके लिए केवल 40 चैप्टर ही पहले वाले दिए हुए हैं, जबकि बाद के जो 60 हैं वो किसी और काम के लिए दिए हुए हैं। और ये जो 40 चैप्टर दिए हैं जिसमें राज्य के अधिग्रहण और स्थिरीकरण से जो संबंधित हैं, उसमें भी दृष्टिकोण जो है वो धर्मनिरपेक्ष से ज़्यादा धार्मिक दिखाई देता है हमको। राज्य प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों में सत्य बोलना, यौन नैतिकता का पालन, श्राद्ध का प्रसाद और तीर्थ यात्रा पर जाना शामिल है। तो देखिए किस तरह से धार्मिक तत्वों को ज़्यादा जोड़ दिया गया है और कहीं पे भी प्रैक्टिकलिटी आपको देखने को नहीं मिल रही। तो जो राज्य प्राप्त करना है उसके लिए जो साधन उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको राज्य प्राप्त करना चाहिए, तो बोलते हैं कि श्राद्ध का प्रसाद करो और तीर्थ यात्रा करो तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा। शाही लेखक राजनीति विज्ञान की तुलना में अन्य विषयों के अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए अधिक उत्सुक हैं। लेखक जो है वो युद्ध, हाथियों के प्रशिक्षण के बारे में निर्देश देने के लिए कम उत्सुक हैं और उनके निवास और किस्मों के बारे में विवरण देने के लिए अधिक उत्सुक हैं। राजकोष पर जो पाठ दिया हुआ है, जो अनुभाग दिया गया है, उसमें कराधानों के सिद्धांतों और उसकी किस्मों के बारे में कम बताया गया है, बल्कि मोती और हीरे आदि के गुणों के और उनके प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी दी गई है। लेखक युद्ध के दौरान फसलों के विनाश, कस्बों और गांवों को जलाने, दुश्मन नागरिकों को कैद करने की अनुमति देता है। तो ये जो पुस्तक है पूरी की पूरी राजनीति विज्ञान पर एक ग्रंथ के रूप में पूरी तरह से निराशाजनक है और यह दर्शाती है कि इस अवधि के लेखकों की राजनीति विज्ञान में शायद ही कोई वास्तविक रुचि थी। इस प्रवृत्ति को इस समय स्थानीय भाषाओं में लिखे गए राजनीति पर कुछ कार्यों द्वारा दर्शाया गया है। ये जो प्रवृत्ति थी इसमें जो ओरिजिनलिटी नहीं है और राजनीति विज्ञान पे किताब ज़रूर लिख दी है उन्होंने कि राजनीति की उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करी है। तो ये जो प्रवृत्ति थी ये स्थानीय भाषाओं में भी मिलती है हमको, जिसको हम वर्निकुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसमें भी हमको मिलती है। और उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो शिवाजी के एक मंत्री हैं जिनका नाम है रामचंद्र पंत। रामचंद्र पंत ने 1680 में राजनीति विज्ञान पर एक नियमावली लिखी थी जो कि मराठी भाषा में थी और इसमें भी विचार की कोई मौलिकता दिखाई नहीं देती, कोई हमको ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स नहीं दिखते हैं। इसलिए इन कार्यों का राजनीति विज्ञान के छात्र के लिए बहुत कम आंतरिक मूल्य है और मौलिक सोच जो थी ये इस युग तक आते आते समाप्त हो चुकी थी। तो ये मौलिक सोच समाप्त क्यों हो चुकी थी, ये मुझे आपके अनुसार क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैंने 1-2 ही डाले हैं जानबूझ के, और भी मैं डाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी आत्ममंथन करिए क्यों यहाँ पे राजनीति विज्ञान को लेके। जब हम देखते हैं कि हमारा प्राचीन भारत में इतना अच्छा अर्थशास्त्र लिखा गया, शुक्र नीति लिखी गई, नीतिसार लिखे गए, लेकिन हम मध्यकालीन भारत में आते आते इस तरह से कोई भी अच्छे ओरिजिनल थॉट्स के साथ हमको राजनीति विज्ञान के ऊपर ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिलती। तो ये मेरा आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा नया टॉपिक है और कोशिश करूँगा मैं इस तरह के टॉपिक्स लाने की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय समाज को समझने के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही है। तो मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।